What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा टर्म 2 फॉर क्लास 11th और इसी के साथ क्लास 12th के लिए भी। ऑलरेडी सभी चीज़ें अपलोडेड हैं, बट यार मुझे सब कुछ दोबारा से करना है, नया से करना है, नया साल है और टर्म 2 हम लोग पूरी अकाउंटेंसी पूरी कर लेंगे विद इन 30 डेज। तो डोंट वरी एट ऑल, एक एक चीज़ आपकी कवर होगी इन्हीं वीडियोस के अंदर। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ और सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग को आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समझाता हूँ। लेट्स बिगिन। तो चलो जी, देखो यार मेरे साथ साथ हेडिंग डाल के चलना। अगर अच्छा स्कोर करना है तो सभी क्लासेस प्रॉपर्ली करना, मिस आउट मत करना, डेफिनेटली फुल मार्क्स आ जाएंगे, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले आप लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गाइस एक तो ठंड इतनी ज्यादा हो रही है हम लोग के यहाँ, मेरे हाथ से पेन भी पकड़ा नहीं जा रहा। मुझे बताना आप लोग के यहाँ ठंड है या नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे बच्चों को, और वो कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंट्रीज का खेल है सारा, करना क्या है, कैसे करना है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले मीनिंग समझो, आज बेसिक बनाओ, फिर मैं धीरे धीरे इसको लेके चलूंगा। 3 से 4 क्लासेस में ही आपका खत्म हो जाएगा। सभी चैप्टर्स आपके 4-4 क्लासेस के हैं और 5 से 6 प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं। तो मुश्किल से 6 into 4 बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझो। सबसे पहले सपोज करो कि ये चिंटू है, ठीक है, ये हमारा चिंटू ने माल बेचा, गुड सेल करे, कैसे? उधार पे। उधार को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं एक एक चीज बता के चलूंगा। तो चिंटू ने माल बेचा उधार पे, क्रेडिट पे। किसको बेचा? चिंटी को। चिंटी फुल खुश है। चिंटू ने माल बेचा चिंटी को और क्रेडिट पे बेचा, ठीक है। चिंटी ने प्रॉमिस करा कि ठीक है, आई विल गिव यू योर मनी आफ्टर 2 months। 2 महीने बाद आके अपना पैसा ले जाना। भाई उधार पे है तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो चिंटी ने बोला ठीक है, मेरे से पैसे आके कब ले जाना? 2 महीने बाद ले जाना। चिंटू ने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, चिंटी अपनी फ्रेंड है, कोई चक्कर ही नहीं है। चिंटू 2 महीने बाद जाता है, आफ्टर 2 months यहाँ जाता है। चिंटी बोलती है आप कौन हो? हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसने कहा अरे भाई मैंने तुम्हें माल बेचा था। चिंटी कह रही कौन सा माल? ऐसा तो कोई माल नहीं आया हमारे पास, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। अब चिंटू को लगाओ हो, दोस्त ना रहा, ये तो परेशानी हो गई है, बड़ी दिक्कत हो गई है, तो अब क्या करा जाए? ऐसा ना हो तो चिंटू अब समझदार हो चुका है। चिंटू मेरे से कॉमर्स पढ़ा है, चिंटू अब समझदार हो चुका है। चिंटू ने कहा आज से मैं कसम खाता हूं, जब भी उधार पे माल बेचूंगा तो सिर्फ माल नहीं दूंगा, माल के साथ साथ, गुड्स के साथ साथ मैं एक चीज और दूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो एक्सचेंज का मतलब सामान बेचना, सेल परचेज करना, और इसका बिल, इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अभी क्या सिनेरियो रहेगा समझो, फ्रॉड ना हो इसीलिए। सामान देगा, सामान के साथ साथ एक बिल देगा। चिंटू चिंटी को बोलेगा ये सामान मैं आपको तब हैंड ओवर करूंगा जब आप मुझे इस बिल पे लिख के दोगे, साइन करके दोगे कि हाँ ठीक है मैं आपका पैसा 2 महीने बाद दे दूंगी। अब जब चिंटी साइन करके दे देगी फिर तो वो लीगली बाउंड हो जाएगी, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो फिर चिंटी बाउंड हो जाएगी कि हाँ अब उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देगी तो उस केस में, डिफॉल्ट के केस में, चिंटू इसके ऊपर केस कर सकता है। तो अब क्या सिनेरियो है? चिंटी यहां पे सामान एक्सेप्ट तभी करेगी जब वो इस बिल पे साइन करके देगी। तो ये जो बिल है ये चिंटी यहां से साइन करेगी और किसको दे देगी? चिंटू को दे देगी। अब ये जो बिल है लिखा किसने था? किसने लिखा था? चिंटू ने लिखा था। किसके ऊपर? चिंटी के ऊपर। तो जो लिखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, उसको बोलते हैं ड्रॉअर। उसको क्या बोलना है? ड्रॉअर। और जिसके ऊपर लिखा जाता है, जो साइन करके वापस करता है, साइन करने को बोलते हैं एक्सेप्ट करना, जो साइन करके वापस भेजता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। तो चिंटू आपका ड्रॉअर है, बिल लिखने वाला। चिंटी आपकी ड्रॉई है, बिल एक्सेप्ट करने वाली। चिंटू के लिए ये बिल किस नाम से जाना जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। ये याद रखना, चिंटू के लिए बिल माना जाएगा बीआर के नाम से, बिल्स रिसीवेबल के नाम से। और चिंटी के लिए यही बिल किस नाम से माना जाएगा? बिल्स पेबल। चिंटी के लिए किस नाम से माना जाएगा? बिल्स पेबल। तो वेरी सिंपल, चिंटू इज द ड्रॉअर, चिंटी इज द ड्रॉई। इसने बिल लिखा है, इसके पर्टिकुलर जब ये साइन करेगा
इसको पैसा मिलना है, साइन तो चिंटी करके देगी इसको पैसा मिलना है, इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा क्योंकि पैसा मिलना है, इसके लिए बिल पेबल होगा। सर नेचर क्या होता है बिल रिसीवेबल का? बेटा बिल रिसीवेबल आपका एसेट होता है क्योंकि इस पे पैसा मिलता है, और बिल पेबल चिंटी के लिए लाइबिलिटी है। तो सर क्या ये अलग अलग बिल होते हैं? बेटा जी बिल तो एक ही है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती है। जैसे रिसिप्ट होती है, मैं एक फ्रिज खरीदूं, मेरे लिए वो परचेज है, सामने वाले के लिए सेल है, ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। सिमिलरली चिंटू ने जब बिल लिखा तो चिंटू इज द ड्रॉअर, उसके लिए ये पैसा मिलना है तो एसेट है BR, चिंटी ने साइन करके भेजा, इसको पैसा देना है, लाइबिलिटी है BP। इतना क्लियर होता है? ठीक है सर। अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है ड्यू डेट। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? ड्यू डेट। ड्यू डेट का क्या मतलब सर? ड्यू डेट का मतलब पैसा कब मिलेगा। ड्यू डेट मींस पैसा किस डेट पे मिलेगा। तो ड्यू डेट निकालने का एक सीधा सीधा फंडामेंटल है, बहुत सीधा सीधा फंडामेंटल है। अरे ये कैमरा पता नहीं क्या कर रहा है, आज फोकस ही नहीं कर रहा सही से। ड्यू डेट निकालने का एक बहुत बेसिक सिंपल सच्चा साधारण सा फंडामेंटल है, वो क्या है? डेट ऑफ बिल, जितना भी टाइम पीरियड लिखा गया है, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ये 3 days ऑफ ग्रेस क्या है? ये कुछ एक्स्ट्रा 3 दिन दिए हैं कि चलो ठीक है, अगर पैसा तुम्हारे पे इतने टाइम में नहीं भी इंतजाम होता तो 3 दिन और ले लो। जनरली जो बिल का टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 90 days या 3 months का होता है। अब याद रखना 90 days और 3 months में फर्क है, क्या है अभी बताऊंगा। 90 days एक अलग चीज है और 3 months एक अलग चीज है, ठीक है, ये नोट डाउन करो। अब हम लोग सीखते हैं कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सिंपल, सपोज ऐसा लिखा गया कि चिंटू ने बिल लिखा 1 जनवरी 2017, चिंटी ने एक्सेप्ट भी करा इसी डेट पे, और ये 3 months के लिए है। कितने टाइम के लिए है? 3 months के लिए है। तो आप बहुत सिंपली 1 जनवरी से 3 महीना काउंट करोगे, 1 Feb, 1 March, 1 April, आ गए 1 April पे 3 दिन और जोड़ लो, 2nd, 3rd, 4th। तो इसका ड्यू डेट क्या बन जाएगा? ड्यू डेट बन जाएगा 4th April। वेरी सिंपल, ठीक है। सपोज बिल लिखा 15th जून 2017, 15 जून 2017, 2 months। इस बार कितने मंथ्स के लिए? 2 months, ठीक है जी। तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 अगस्त और 3 दिन 16, 17, 18, 2 महीने तक 15 अगस्त बैठा था ना। 15 अगस्त की छुट्टी है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद क्या दिन आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त पे पैसे नहीं मिलने, 3 दिन और, 16, 17, 18। तो ड्यू डेट क्या बनती है? ड्यू डेट बनती है 18 अगस्त। सर इसमें क्या एक केस ऐसा बन सकता है कि छुट्टी वाले दिन ड्यू डेट आ जाए? हाँ देखो, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ये 12 जून को लिखा गया, 12 जून फॉर 2 months, तो 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन, 13, 14, 15। तो ड्यू डेट क्या बैठ रही है? ड्यू डेट बैठ रही है 15 अगस्त। 15 अगस्त की तो सर नेशनल हॉलीडे है, छुट्टी होती है, बैंक तो खुलते ही नहीं है, तो क्या पेमेंट होगा? नहीं। 15 अगस्त इसकी ड्यू डेट नहीं आएगी। नेशनल हॉलीडे के केस में याद रखना, नेशनल हॉलीडे के केस में जो पेमेंट है वो 1 दिन अर्ली मिलता है। अगर कोई नेशनल हॉलीडे हो जाता है तो पेमेंट कब मिलता है? 1 दिन पहले, ठीक है। जैसे यहाँ 15 अगस्त इज नेशनल हॉलीडे, तो पेमेंट कब होगा? 14 अगस्त, 1 दिन पहले। सही है क्या? सर नेशनल हॉलीडे में क्या क्या कंसीडर करा जाता है? बेटा वैसे तो 3 तारीख कंसीडर करी जाती हैं, 1, 2, 3, लेकिन एक चौथा भी मैं इसी में लिखवा देता हूँ। कौन सी 3 डेट्स हैं? सबसे पहली 15 अगस्त, सभी को पता है। अब 15 अगस्त पढ़ के तुम दूसरा भी समझ गए होंगे, 26 जनवरी, तीसरा 2 अक्टूबर, और चौथा अगर संडे पड़ जाए। अब सर हम क्या कैलेंडर खोल खोल के देखेंगे? नहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ड्यू डेट पे संडे पड़ रहा है। तो अगर इन 4 में से कोई भी डेट पड़ रही है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 2 अक्टूबर हो, चाहे वो संडे हो, इन्हें आप नेशनल हॉलीडेज कंसीडर करना, और पेमेंट होगा 1 दिन पहले, 1 डे अर्ली। यानी अगर ड्यू डेट 15 अगस्त बैठ रहा है तो 14 अगस्त पे, 26 जनवरी बैठ रहा है तो 15 जनवरी पे, 2 अक्टूबर बैठ रहा है तो 1 अक्टूबर पे, संडे बैठ रहा है तो उससे पहले जो भी डेट आएगा उस पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है इमरजेंसी हॉलीडे। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए। सर इमरजेंसी हॉलीडे मतलब कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, एकदम से सरकार को छुट्टी करनी पड़े कोविड की वजह से,
तो उस सिनेरियो में पेमेंट होता है आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद। सपोज 15 जून का ड्यू डेट आया, 15 जून की छुट्टी थोड़ी ना है, 15 जून तो वर्किंग था, लेकिन 15 जून को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो सर अब पेमेंट कब होगा? 16 जून को, ठीक है, एक दिन के बाद। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, अगर नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी है तो एक दिन के बाद। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट लो। अब तुम्हें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं। नंबर 1 देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा कि 31 जनवरी को बिल लिखा गया फॉर 1 मंथ, तो सर उसका ड्यू डेट क्या बनेगा? 31 जनवरी से 31 फेब, 31 फेब तो होता ही नहीं है। तो देखो जब मंथ आ जाए ना, तो इट डजंट मैटर कि महीना 28 का है, 29 का है, 30 का है या 31 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महीने का आखिरी दिन है ना, तो महीने का आखिरी दिन देख लो बस। 31 जनवरी से 31 फेब, अब फेब में तो 31 है नहीं, फेब में तो 28 होगा लास्ट, तो ड्यू डेट क्या बनेगा? 28 फेब। नॉर्मली बनता 3 दिन और, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो इसका ड्यू डेट बन जाएगा 3 मार्च। समझे? जैसे 31 जनवरी नहीं होता ना, 31 फेब नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, फेब का आखिरी दिन ड्यू डेट होगा। सही है? एक और बताता हूं, देखो सपोज तुमने लिखा कि 30 दिसंबर से 2 मंथ्स, 30 दिसंबर से 2 महीने, तो 30 दिसंबर से 2 महीने पे अगर मैं लेके चलूं तो 30 दिसंबर से 2 महीने क्या? 30 जनवरी आएगा, ठीक है। 30 फेब तो कभी आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फेब का लास्ट 28 फेब है ना, तो 28 फेब बैठता है और 3 दिन और, 1 2 3, ड्यू डेट क्या बैठ जाएगी? 3 मार्च। समझ रहे हो? एक चीज और याद रखना, जो 4 के टेबल वाले ईयर्स होते हैं, 4 के टेबल वाले कि 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ये सब लीप ईयर्स होते हैं। ये सब कौन से होते हैं? लीप ईयर्स। और इसके अंदर फेब 29 का होता है, इसके अंदर फेब किसका होता है? 29 का, ठीक है। अब सपोज तुम्हें ऐसा लिखा आया कि बिल लिखा गया है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को पेमेंट नहीं होता, बिल तो लिखा जा सकता है। 26 जनवरी 2016 में बिल लिखा गया फॉर 1 मंथ। तो अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो 26 जनवरी से 26 जनवरी, 26 फेब, 26 जनवरी से 26 फेब और 3 दिन 27, 28, 29 को भूल जाते हैं। बेटा ध्यान दो, यहां पे 2016 है, यहां पे एक महीना 26 फेब तो बैठेगा, लेकिन जो आप 3 दिन जोड़ोगे वो 27, 28 और 29 फेब जोड़ोगे। यहां पे मैक्सिमम बच्चे 1 मार्च लिख के आ रहे होते हैं कि डेट तो 28 तक ही होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में फेब कितना होता है? 29 फेब। ये बात याद रहेगी। तो ड्यू डेट्स इस तरीके से कैलकुलेट होती हैं ईयर वाले केसेस में, ठीक है। आपको महीने से महीना देखना है, अगर वो डेट उस महीने में नहीं आता, सपोज उस महीने में वो डेट नहीं आता, तो आप उस महीने का लास्ट डेट देख लो, बस, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गई ये बात, ये क्लियर हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास मंथ्स वाले केसेस में ड्यू डेट्स कैलकुलेट करी जाती हैं, या आपको ड्यू डेट निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक चीज और होती है, वो होती है डेज का कैलकुलेशन। वो कौन सा कैलकुलेशन होता है? डेज वाला। सर डेज वाला कैलकुलेशन से क्या मतलब है? डेज वाले कैलकुलेशन से क्या मतलब है, इस पे ध्यान देना जरा फटाफट से। देखो मैंने बोला कि 15 जनवरी 2016 से 60 डेज का बिल है। 15 जनवरी 2016 से 60 डेज। तो इसे कैसे करना है? इसके लिए आप 60 डेज बड़ा बड़ा लिख लो, 60 डेज बड़ा बड़ा लिख लो। जिस दिन बिल लिखा गया है वो दिन काउंट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, लिख लेना चाहे हिंदी में अपनी कॉपीज में, जिस दिन बिल लिखा गया है वो दिन काउंट नहीं होगा। जैसा 15 जनवरी है ना, तो 15 काउंट नहीं होगा। उसके बाद जनवरी में कितने डेज बचे? 16 से काउंट करो 31 तक, तो 16 डेज बच गए। 31 का होता है ना जनवरी, तो 15 तो हटा दो शुरू के, तो 16 डेज बचे। तो मैं यहां से माइनस करूंगा, सबसे पहले 16 जनवरी के हट गए, कितने दिन बचे अभी और? 60 माइनस 16 44 डेज। अब देखो ये 2016 है, 2016 है तो फेब 29 का होगा। 2016 है तो फेब किसका होगा? 29। तो यहाँ पे माइनस करूंगा मैं 29 डेज फेब के। 44 माइनस 29, 44 माइनस 29, दिस इज 15। 15 दिन मार्च के बच गए, मार्च के 15 दिन बच गए ना। अब 3 दिन और जोड़ लो इसके अंदर बस, 16,
17th 18th, तो इसका जो ड्यू डेट आएगा वो 18th मार्च आएगा। जो ड्यू डेट आएगा वो क्या आएगा? 18th मार्च। तो याद रखो, आपको कभी भी डेज के हिसाब से करना हो तो ऐसे कैलकुलेट करना, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा। देखो तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। सपोज लिखा है कि बिल लिखा गया है 1 जनवरी को फॉर 60 डेज, तो बताओ कैसे होगा? अगर 1 जनवरी को लिखा है तो सबसे पहले 60 लिख लो, फर्स्ट तो काउंट नहीं होगा, जनवरी के 30 हटा दो, जनवरी के 30 पहला तो हो जा चुका है ना, 30 दिन बचे, 30 दिन ये जनवरी के हटाओ, कितने बच गए अब आपके पास? यू आर लेफ्ट विथ 30 डेज। फेब के कितने? कोई ईयर मेंशन नहीं है, अगर कोई ईयर मेंशन नहीं है तो आप फेब को नॉर्मल फेब मानोगे, दैट इज 28 डेज, ठीक है। फेब के 28 डेज हटाओ, ये फेब के हटा दिए। उसके बाद 2 दिन बचे, 2 दिन किस में आएंगे? मार्च में। देन वी हैव 3 मोर डेज, ग्रेस 3 4 5, 5 मार्च आपका ड्यू डेट बैठेगा, 5 मार्च आपका ड्यू डेट बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलता कि 1 जनवरी से 2 मंथ्स, 1 जनवरी से 2 मंथ्स, तो देखो 1 जनवरी से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च आया और 2 3 4, तो उस केस में क्या बन रहा होता? 4 मार्च। तो देखो डेज के हिसाब से बैठ रहा है 5 मार्च और मंथ्स के हिसाब से बैठ रहा है 4 मार्च। डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डेज अलग होता है और मंथ्स अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी डेज में कैलकुलेट करना हो तो ऐसे लिख के कैलकुलेट करना है, और जब मंथ्स में करना हो तो फिर उस तरीके से कर सकते हो। एक और डेज का देख लो बस, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्रीज कराता हूँ। सपोज आप मान लो कि कोई बिल लिखा गया है, लेट सपोज 28 जनवरी को 2016 को फॉर 90 डेज, सपोज 28 जनवरी 2016 फॉर 90 डेज। तो आपको बहुत सिंपली क्या करना है, जल्दी से यहाँ पे 90 डेज लिख देना है। जनवरी के कितने बचे? 28 तो काउंट नहीं होगा, 29 30 31, 3 दिन, 3 दिन जनवरी के हटा दो। अब बचे 87, 87 में से फेब के, अब जनवरी के बाद आएगा फेब, ये 2016 है तो फेब में 29 डेज होंगे, 29 फेब के हटा दो, 87 माइनस 29, 87 माइनस 29, 58 डेज, 58 डेज बचे। सर मार्च के 31 मार्च के हटा दिए, 8 माइनस 1 7, 5 माइनस 3 2, 27 अप्रैल आ गया। अब अप्रैल में 3 दिन और, 28 29 30, तो 30th अप्रैल की आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। बस ड्यू डेट निकालने के बाद याद रखना, अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो 1 दिन बाद, अगर नेशनल हॉलीडे है तो 1 दिन पहले, तो इस चीज़ में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराया, कॉन्सेप्ट के साथ ड्यू डेट्स निकालनी सिखाई। आप जो भी बुक फॉलो करते हो उसके इनिशियल 1 2 3 इलस्ट्रेशंस लगभग ड्यू डेट्स पे होंगे। ड्यू डेट्स के सभी क्वेश्चंस करो, और ड्यू डेट के क्वेश्चन करने के बाद अगर तुम्हें कोई भी ऐसा डेट आ रहा है जिसका आंसर सही नहीं आ रहा या कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आपस में डिस्कस करो। और मैं तुम्हें अभी डेट्स के अगले में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करोगे, डेट्स के क्वेश्चन आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरू करा है, थोड़ा आराम से फ्लो बना के शुरू करते हैं। आज डेट्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, देन फिर हम लोग चलते हैं हमारी एंट्रीज वाले क्वेश्चंस की तरफ। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी फ्रेंड्स तक, सो दैट वो भी प्रिपेयर कर पाए हमारे साथ साथ। और बाकी तुम अच्छे से पढ़ते रहो, नया साल है, नए साल को बड़ा बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। याद रखना कि हम लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं, इट डजंट मैटर कि क्या सिनेरियो चल रहा है, स्कूल्स में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हें पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। अपने लिए पढ़ो, पढ़े हुए बेसिक जरूर काम आते हैं, और रटो मत, समझ के चलो। थैंक यू सो मच एवरीवन।